हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का रक्षाबंधन काफ़ी अच्छा मना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ दीपक दत्त मंगाई। आज का एजेंडा हमारा है, एक तो इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर एक एडिटोरियल है, चारधाम बोर्ड वर्डिक्ट के ऊपर एक एडिटोरियल है, यूएस इलेक्शन के बारे में एक छोटा सा एडिटोरियल है, तालिबान इन अफगानिस्तान थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम है, बोको हरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर हम डिस्कस करने वाले हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये पहले भी कई बार न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा फ्रंट पेज का न्यूज़पेपर है, जिसमें दिया है एक तो पाकिस्तानीज बिहाइंड चाइनीज़ इन्फो वॉर ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है, क्योंकि ये पता चला है कि ट्विटर में बहुत सारे चाइनीज़ अवतार लेकर बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खोले हैं, और वो इंडिया चाइना के बीच में एक इन्फॉर्मेशन वॉर होती है। इन्फॉर्मेशन वॉर का मतलब एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, रिलेशन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो या वॉर हो जाए या रिलेशंस ख़राब हों। ज़्यादातर ये बेसिक एक एजेंडा होता है ताकि इंस्टेबिलिटी इंडिया में आए और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए। तो बहुत सारे ट्विटर हैंडल ये देखे गए हैं कि वो चाइनीज़ अवतार मैंडरिन लैंग्वेज में, चाइना की लैंग्वेज है मैंडरिन लैंग्वेज, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है मैंडरिन। तो लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में मैंडरिन लैंग्वेज बोलते हैं, ये एक रिकॉर्ड है। तो मैंडरिन लैंग्वेज के नाम से अकाउंट खोले गए हैं, और ज़्यादातर जो उनके फॉलोअर्स हैं पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं, और उनके जो भी ट्वीट हैं वो ट्वीट शेयर किए जाते हैं या रीट्वीट किए जाते हैं पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके थ्रू। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ये सारी चीज़ें एक क्लैरिटी आती हैं। तो ज़्यादातर ये अकाउंट्स हमें ऐसे मिले हैं। इन्फॉर्मेशन वॉर जो चल रहा है, चाइनीज़ हैंडल शो कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पाकिस्तानी हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया नेपाल के बीच में भी रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, नेपाली अवतार लेकर अपने आप को नेपाली फील करवा रहे हैं और ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, ताकि रिलेशन ख़राब हो इंडिया नेपाल के बीच में। बेसिकली इंडिया का उसके जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन ख़राब करवाना चाह रहा है, ताकि इंडिया जो है अकेला पड़ जाए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर पाकिस्तानी जो है यहाँ पर इंडिया के खिलाफ चला रहे हैं, तो वो काफ़ी डिटेक्ट हुए हैं। तो वो एक न्यूज़ में था। ठीक है, तो एक नोट्स बनाने का ऐसा सच कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर होती है। अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कभी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर या सोशल मीडिया में भी इन्फॉर्मेशन वॉर चलती है, जो हमारी एनिमी कंट्री लगातार यहाँ पर चलाती रहती है, फेक न्यूज़ वगैरह फैलाती है ताकि इंस्टेबिलिटी इंडिया में आए। उसके अलावा अमित शाह टेस्ट पॉजिटिव रहे कोरोना की वजह से, ये एक न्यूज़ में रहा। ठीक है, और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो ये भी एक न्यूज़ में है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं इसमें ऐसा। उसके अलावा ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं। सेवरल JNK लीडर्स स्टिल कन्फाइंड। जब से आर्टिकल 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर मोदी जी ने ख़त्म करा है। धारा 370 क्या था? जम्मू कश्मीर के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर डोमिसाइल के लिए भी अलग रूल्स हुआ करते थे। आर्टिकल 35A, तो आर्टिकल 370 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35 है डोमिसाइल ऑफ JNK की बात करता था। आर्टिकल 370 पूरा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था JNK। तो ये दोनों जो हैं ये ख़त्म करे हैं जो मोदी सरकार है, BJP की सरकार ने लास्ट ईयर। तो उसके बाद से बहुत सारे लीडर अंडर हाउस अरेस्ट थे और या जेल में थे, ताकि वो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, क्योंकि ये बहुत आज़ादी के बाद से ये एक बहुत बड़ा चेंज था JNK की तरफ हमारी पॉलिसी को लेकर। तो इस वजह से लगातार न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं 1 साल हो गया है और अभी भी JNK के जो लीडर्स हैं अभी भी कन्फाइंड है, अंडर हाउस अरेस्ट हैं। तो एक न्यूज़ है ये। ठीक है, उसके अलावा ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एक रीडिंग मारनी है, थोड़ा समझना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा हुज ट्रेजिडी, पंजाब में बहुत सारे लोगों का शराब पी के डेथ हो गई और बहुत सारी फैमिलीज़ ने FIR तक लॉन्च नहीं करी है पंजाब में। ठीक है, और केवल एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है, जबकि 11 डेथ हुई है बटाला में अकेले। तो इसके पीछे रीज़न ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर लीकर माफिया का डर है, उस डर की वजह से लोग जो हैं पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं या FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रंट पेज में, बस एक आपको आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A ये ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये ओरिजिनली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 370 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 35A डोमिसाइल ऑफ JNK से रिलेटेड था। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन में क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे अगर जो भी हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा हमारा इक्वेशंस IAS ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको UPSC का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक PO SSC का भी कोर्स मिलेगा, बैंक PO का भी मिलेगा, SSC का भी मिलेगा, ओनली क्वांट का भी आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बहुत सारी की सारी बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है और 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सभी फैकल्टीज़ को। तो उन्हीं सारी फैकल्टीज़ के लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पर मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको। ये एक एडिटोरियल है हमारे पास, रीबिल्ड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी। तो ये बेसिकली इस एडिटोरियल के ऑथर कौन है? देखिए, मनमोहन सिंह और प्रवीण चक्रवर्ती हैं। तो इसमें इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक तरीके का इन्होंने बताया है कि क्या क्या करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स कट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक IMF से लोन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं और ये भी बोला है मनमोहन सिंह जी या प्रवीण चक्रवर्ती ने कि इस समय जो है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने ये है कि एक तो कोरोना जो कोविड-19 है इसके जो एक्सपेंशन है उसको कैसे कंट्रोल करें ये भी दुनिया को नहीं पता चल रहा है और उसका इलाज का भी नहीं पता है। इस वजह से पूरी दुनिया ही, केवल इंडिया ही की बात नहीं है, पूरी दुनिया ही प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन है और जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस वापस ट्रैक में नहीं आता तब तक इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए बोला क्या है ऑथर ने, एक तो हमारे पास जो दिया है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को डिस्कस करा है ऑथर ने और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी वो वर्स्ट ईयर्स को फेस कर रही है दुनिया में, पूरी हिस्ट्री का अभी तक का वर्स्ट ईयर को फेस कर रही है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस करा है, मनरेगा को, कैश सपोर्ट को डिस्कस करा है। तो थोड़ा सा हमें पूरा का पूरे एडिटोरियल से इम्पोर्टेंट ये है कि आपको नरेगा की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। नरेगा क्या है? नरेगा जो है हमारा एक तो 2005 में नरेगा पास हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में क्या था, 100 डेज का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट, ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड लेबर। तो गाँव के लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार एक फाइनेंशियल ईयर में, ये हम बात कर रहे हैं पर ईयर फाइनेंशियल ईयर, और एटलीस्ट 1 फैमिली मेंबर को तो मिलेगा। तो 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी लोगों के अंदर वहाँ पर रूरल एरिया में आती है और माइग्रेशन भी रिड्यूस होता है। माइग्रेशन का मतलब है कि लोग रूरल एरिया से जॉब सर्च में सिटी में आ जाते हैं और सिटी में प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन वहाँ पर हो जाती है सिटी में और इतनी ज़्यादा डेंसिटी को सपोर्ट करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ में होता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है लोगों को गाँव में भी रोका जाए, रूरल एरिया की इकोनॉमी को जनरेट किया जाए। इसलिए नरेगा जैसी स्कीम्स उस समय फील किया गया 2005 में कि ज़रूरी हैं। तो 2005 में नरेगा लॉन्च हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। लेकिन अब देखिए नरेगा जो है अभी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग, हमें पता है कोविड-19 की वजह से अपने रूरल एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। अब गांव में पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ रही है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है कोविड-19 की वजह से, और वहाँ पर मनरेगा के जो डेज हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोग काम मांग रहे हैं कि हमें काम चाहिए, ग्राम प्रधान हो गया या जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनसे बोल रहे हैं कि हमें काम दिलाओ। तो वहाँ पर मनरेगा की लगभग 3 गुना, 2.5 गुना 3 गुना तक लोगों की डेज की डिमांड है। जैसे 100 दिन है तो वहाँ पर 300 दिन की डिमांड हो रही है, एक तरीके से 3 गुना डिमांड है वहाँ पर जॉब की। तो इस समय सरकार के सामने चैलेंज है कि मनरेगा के थ्रू रूरल एरिया की इकोनॉमी को जनरेट किया जा सके। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 2005 में इसका नाम नरेगा था और 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया, MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। तो ओरिजिनली ये 2005 में नरेगा था, 2009 में इसे MG नरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी ये कई बार आया हुआ है।
उसके अलावा इसमें एक तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला है कि कोविड-19 असिस्टेंस के लिए जरूरी है कि आरबीआई और गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट रिडक्शन करें। इंटरेस्ट रेट रिडक्शन तो हालांकि हो रहा है क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लेकर आता है आपको ये पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीजें आती हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एसएलआर भी होता है और भी कई चीजें हैं। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी रेट में आरबीआई क्या करता है, इनके इंटरेस्ट रेट को गिरा देता है, और इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है चीप मनी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने का मतलब है चीप मनी पॉलिसी, और चीप मनी मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन की डिमांड बढ़ेगी। पब्लिक, अगर आपको बोला जाए कि इंटरेस्ट रेट इस समय 5% हो गया है, आप लोन लीजिए, तो आप बैंक जाएंगे, लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। आपको लगेगा कि फेवरेबल एनवायरनमेंट है बिजनेस करने के लिए। लेकिन चीप मनी पॉलिसी के बावजूद भी एक तो बैंक भी डर रहे हैं लोन देने में इस समय, क्योंकि बैंक को लग रहा है कि ये वापस कैसे देंगे, ठीक है। और पब्लिक भी लोन लेके करेगी क्या, लोन की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, क्योंकि पब्लिक को ये लगता है कि अगर पब्लिक बिजनेस के लिए लोन भी लेती है तो इंटरेस्ट रेट तो फेवरेबल है, लेकिन मार्केट फेवरेबल नहीं है। लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे या अनलॉक के टाइम पे, क्योंकि इकोनॉमी में एक स्टैग्नेंट आ चुका है, तो उस समय काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चीप मनी पॉलिसी के बावजूद भी मार्केट में इतने ज़्यादा लोन्स नहीं निकल रहे हैं। अब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा अभी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर यही बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी कि क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि बैंक इजीली लोन ले और लोन दें कस्टमर्स को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएं, और लिक्विडिटी इन्हेंसमेंट स्कीम हो, मतलब मार्केट में कैश का फ्लो बढ़े, ऐसी स्कीम्स लेकर आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मनमोहन सिंह जी सजेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई इनमें बहुत सारी चीज़ें तो फॉलो कर ही रही है। अब जैसे आगे हम बात करें तो मनमोहन सिंह जी एक बात और बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को लोन लेने की ज़रूरत है। लोन किससे लेना है, एक तो आईएमएफ से लेना है लोन, और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है। अब देखिए आईएमएफ किस चीज़ के लिए लोन देता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये 1945 में स्टैब्लिश हुए थे, 1945, और इनको दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। अब देखिए ब्रेटन वुड कहाँ है जगह, यूएस में है, क्योंकि 1945 में ब्रेटन वुड में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, तो उसमें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बनेंगे ऐसा डिसाइड हुआ था। 1944 में हुई थी बेसिकली लेकिन आईएमएफ वर्ल्ड बैंक 1945 में बने थे, ठीक है। आईएमएफ का काम क्या है, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। तो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन आईएमएफ का, जैसे एक्सचेंज रेट होते हैं $1 70 रुपीज़, या डॉलर यूरो में क्या एक्सचेंज रेट होगा, ये सारा इनको रेगुलेट करना, डिसाइड नहीं करता आईएमएफ, डिसाइड तो मार्केट फोर्सेस करती हैं, लेकिन इनको रेगुलेट करना। उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन भी देता है आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जब किसी कंट्री में इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप ज़्यादा हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, पूरी कंट्री की बात हो रही है। जब हमारी कंट्री से पेमेंट ज़्यादा बाहर जाए और इनकम कम हो, देश की आमदनी, गवर्नमेंट की आमदनी की नहीं दे, चाहे अब देश की आमदनी होगी तो वो प्राइवेट भी इंक्लूड होंगे, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जब गैप होता है तो उससे क्या होता है, हमारी देश से ज़्यादा पैसा बाहर चला गया और आया कम, उससे क्या होगा, हमारे यहाँ की लिक्विडिटी डाउन होने लगेगी। तो वो जो शॉर्टफॉल होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की शॉर्टफॉल जो भी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए आईएमएफ हमें लोन देता है। आईएमएफ कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन नहीं देता, तो आईएमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन नहीं देता। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन बेसिकली वर्ल्ड बैंक देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन।
जैसे सड़कें बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन वर्ल्ड बैंक हमें देता है। ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ज़्यादा खर्चा करना भी है, इकोनॉमी में पैसा पंप भी करना है, तो यहाँ पर मनमोहन सिंह जी सजेस्ट कर रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक से हम लोन लें, और हमारा रिकॉर्ड IMF वर्ल्ड बैंक का काफ़ी अच्छा है और हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता, हम रीपेमेंट टाइमली करते हैं, फुल ट्रांसपेरेंसी होती है, तो आइडियल बोरोवर है, तो यहाँ से हमें ईजिली लोन वगैरह मिल सकता है। तो ये भी ऑथर ने कहा है। उसके अलावा ऑथर का कहना ये भी है कि इस समय त्रिमूर्ति 3 प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। एक तो मिलिट्री प्रॉब्लम है, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अभी बॉर्डर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंडिया चाइना के बीच में, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी चलती रहती हैं। ठीक है, गैल्वन वैली क्लैश के बाद से लगातार हमने देखा है कि जैसे अभी 5 राफेल भी फ्रांस से यहाँ पर पहुँचे 7000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, तो हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी हमें करना ही है। तो एक सरकार के ऊपर बर्डन तो है ही, खर्चा एक तो मिलिट्री में भी करना है क्योंकि बॉर्डर भी सिक्योर करने है, कोविड-19 की वजह से हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्च करना है, और इकोनॉमिक थ्रेट भी है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हो चुकी हैं, अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तो इकोनॉमिक थ्रेट भी है। और ये सारी चीज़ें वैसे तभी इम्प्रूव होने वाली हैं जब एक बार वैक्सीन का कंफर्मेशन हो जाए, वैक्सीन का एक डेट कंफर्म हो जाए। अगर हमें पब्लिक को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ नवंबर में वैक्सीन आ जाएगी, पब्लिक को वैक्सीन दी जाएगी और मार्केट ओपन हो रहा है, अभी जैसे अगस्त चल रहा है, तो होता क्या है कि 3 महीने में एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर आ जाती है, पॉजिटिविटी, तो ऑप्टिमिज्म आने की वजह से मार्केट में फिर इन्वेस्टमेंट भी होता है, लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो जब तक ये वैक्सीन का पूरी दुनिया में, इंडिया में, पूरी दुनिया में कंफर्म नहीं हो जाता, वैक्सीन ट्रायल सारे सक्सेसफुल नहीं हो जाते, चाहे फेज़ 3 हो फेज़ 4 हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। अभी क्योंकि एक तो एक्सपेंशन, कोविड-19 के एक्सपेंशन को लेकर अनसर्टेनिटी है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि चाहे हाथ धोने की बात हो, मास्क पहनने की बात हो, उसके बावजूद भी कोविड-19 लगातार फैल रहा है, तो एक्सपेंशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उसके क्योर को लेकर, एक्सपेंशन क्योर, ये दोनों ही बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट क्योर को लेकर कुछ आ जाए या एक्सपेंशन को लेकर एक सर्टेनिटी आ जाए, एक्सपेंशन को रोकना कैसे, तो तब तक ये मार्केट खुलने वाला नहीं है। इकोनॉमी वैसे हालांकि क्योंकि अनलॉक 3 में, अनलॉक जब स्टार्ट हुआ है उसके बाद से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हालांकि शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही डाउन चला गया था मार्केट। उसके अलावा एक एडिटोरियल है हमारे पास कि सिग्निफिकेंस ऑफ चारधाम बोर्ड वर्डिक्ट। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ चारधाम बोर्ड वर्डिक्ट जो है, ये न्यूज़ में क्या है हमारे पास, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम है उत्तराखंड में। अब यहाँ पर सरकार ने क्या करा, एक 4 धाम बोर्ड बनाया, उसको समझ लेते हैं कि क्या करा। अब देखिए हुआ क्या, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, 4 धाम बोलते हैं इन्हें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, ये 4 धाम है। तो इनके लिए सरकार ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट पास करा 2019 का। हालांकि उससे पहले गवर्नमेंट बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए भी एक एक्ट था जिसे गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही थी, लेकिन ये एक कानून पास करा। तो जब ये कानून पास करा तो बहुत सारे जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हम कह सकते हैं वो विरोध करने लगे कि हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है, केवल हिंदुओं के जो पूजा वाली जगह है उन्हीं को सरकार क्यों कंट्रोल में ले रही है, गुरुद्वारा या जो वक्फ बोर्ड है या मस्जिद है उनके लिए सरकार कानून क्यों नहीं लेकर आती। तो एक डिबेट सी स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोग विरोध करने लगे, बहुत सारे जो पंडित थे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री गवर्नमेंट के स्टेप्स के अगेंस्ट हुए, और बीजेपी के ही नेता है, अब क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है तो बहुत सारे लोगों को सरप्राइज हुआ कि जो पार्टी हिंदुत्व फोर्सेस को सपोर्ट करती हैं ज़्यादातर और वो ही ऐसे कानून लेकर आएँ, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो ये हिंदुओं को बहुत सपोर्ट करते हैं और ऐसे कानून लाने के बाद ये सबके लिए सरप्राइजिंग रहा था। तो बीजेपी के ही
सुब्रमण्यम स्वामी, वो नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर करी थी उन्होंने, ये जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड है इसके अगेंस्ट कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कैंसिल आउट होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को अपने कंट्रोल में लेना इस एक्ट के थ्रू, 2019 के एक्ट। और वो केस चला नैनीताल हाईकोर्ट में और वो जो वर्डिक्ट था वो उत्तराखंड सरकार के फेवर में आया, तो सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट आया, तो वो केस एक तरीके से हार गए। तो उससे एक सेटबैक मिला हिंदुत्व फोर्सेस को, ऑथर का कहना ऐसा है, या सुब्रमण्यम स्वामी को, ये ऑथर का ऐसा इसमें कहना है। और उत्तराखंड सरकार जो कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने भी एक साइन ऑफ रिलीफ लिया, क्योंकि अगर वो केस हार जाते तो काफ़ी इंसल्टिंग होता, अपनी पार्टी के ही लीडर के अगेंस्ट वो केस हार गए कोर्ट में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें एक तो बोल रहे हैं कि महाकाल, उज्जैन, काशी विश्वनाथ और बहुत सारे टेम्पल के बारे में यहाँ पर बात करी है। अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके के कानून आए हैं और ये भी बोला है कि हालांकि ये जो कानून था बद्रीनाथ केदारनाथ का, जो टेम्पल एक्ट था 1939 का, उसी को रिप्लेस करा है, उसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहना है ऑथर का वो भी समझ लेते हैं। तो ऑथर का कहना ये है कि वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट रहा है हिंदुत्व विक्टिमहुड का, कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड और सिख गुरुद्वारास के लिए ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए ये एक आर्ग्यूमेंट था कि इसीलिए कानून रद्द होना चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है इसमें एक समझना, ठीक है, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 25 बताता है इंडिविजुअल फ्रीडम, रिलीजियस ग्राउंड में अगर हम बात करें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, और आर्टिकल 26 जो है ग्रुप फ्रीडम की बात करता है। ग्रुप फ्रीडम का, इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है एक इंडिविजुअल को मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, ठीक है, उसकी बात करता है। और आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 26 जैसे गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, ये रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं उसकी बात करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 टू 28 है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, 4 हमारे आर्टिकल हैं, लेकिन 25-26 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता होता। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 26 ग्रुप फ्रीडम की बात करता है, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करता है, चर्च की बात करता है, वो रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। और इस ये जो वर्डिक्ट आया है, इसमें हमारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं रंगनाथन, उनका कहना ये है कि जरूरी नहीं है कि सभी रिलीजियस के लिए एक जैसा कानून हो, क्योंकि सभी रिलीजन के लिए यूनिफॉर्म लॉ लाना पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग तरीके से लॉ लाया जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह के उन्होंने इस केस को रिजेक्ट करा है। उसके अलावा जो एक एडिटोरियल आया है, ये एक इलेक्शन पोस्टपोनमेंट टॉक की बात करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेल इन, जैसे अगर हम आगे देखें तो मेल इन वोटिंग की बात करी है, नॉट एब्सेंटी वोटिंग विच इज़ गुड। इसका मतलब क्या है, मेल इन वोटिंग होता है यूएस में, क्योंकि इस साल ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्या होगा, वोटिंग किस तरीके से होगी, हम पोलिंग बूथ में जाएंगे और पब्लिक वहाँ पर यूएस की पब्लिक पोलिंग बूथ में जाएगी और वोट देगी। लेकिन अब भाई कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, पोलिंग बूथ में जाके वोट डालना लोगों के लिए काफ़ी टफ होगा, जो खासकर जो एजिड लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो कोविड-19 की वजह से हो सकता है पोलिंग परसेंटेज डाउन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर होगा कि कोरोना वायरस फैल सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट है लोगों को बोला जाए उनके घर में बैलेट पेपर पोस्ट किए जाएं। पब्लिक क्या करे, अपने घर में बैलेट पेपर में साइन करें और जिस कैंडिडेट को वोट डालना हो उसको वोट डालें, उसके नाम के आगे स्टैंप लगाए, ठीक है। और जैसे एक लेटर बॉक्स होता है, आपने देखा होगा लेटर बॉक्स में हम लेटर डालते थे, वैसा ही एक बॉक्स हर एरिया में रखा जाएगा। उस बॉक्स में पब्लिक आके अपना बैलेट पेपर पोस्ट कर देगी और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ होंगी जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, और उनको वो बैलेट पेपर मिल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मेल इन वोटिंग। इससे फ़ायदा क्या हुआ
कि लोग पोलिंग बूथ में उन्होंने लाइन नहीं लगाई और उन्होंने एक तरीके से चिट्ठी भेजकर वोट डाल दिया। इसे मेल इन वोटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसे वोट बाय मेल भी बोलते हैं और वोट फ्रॉम होम भी बोलते हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे ही वोट डाल दिया, आपको पोलिंग बूथ जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो ही रही है, अथॉरिटीज़ का खर्चा भी बचता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करा था जिसमें ये बोला था कि मेल इन वोटिंग जो है ये जो है इनएक्यूरेट है, गलत है और फ्रॉडुलेंट है। इस साल इससे यूएस की इमेज काफ़ी ख़राब होगी और इस साल ये पूरा गड़बड़ कर देगा, तो इलेक्शन जो हैं पोस्टपोन किए जाएं। हालांकि इलेक्शन पोस्टपोन करना इतना सेफ नहीं है, तो यही समझा जा रहा है कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों करा, क्योंकि वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है यूएस में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है इंडिया और यूएस में देखिए होता क्या है, इंडिया एक यूनियन है और यूनियन है मतलब एक कंट्री है, फिर उसको ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। यूएस में क्या है 50 अलग अलग स्टेट्स हैं, 50 अलग अलग एक तरीके से हम कह सकते हैं देश थे, ठीक है। इनिशियली तो कम थे, 50 अलग अलग देश थे और फिर उन्होंने क्या करा, एग्रीमेंट्स के थ्रू आपस में एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। ये जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक एग्रीमेंट के थ्रू। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू यूनाइटेड स्टेट 50 स्टेट्स यूएस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू। तो बेसिकली अलग अलग स्टेट है मिलके वो एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। इंडिया एक देश है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए या अलग अलग कल्चर की वजह से, जोग्राफिकल डिवीजन की वजह से अलग अलग स्टेट्स बनाए गए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो दोनों के जो सिस्टम है वहाँ पर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है क्योंकि 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को पोस्टपोन करना इतना आसान नहीं है। और जो भी एविडेंस अभी तक मिले हैं मेल इन वोटिंग को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल सेफ है, मेल इन वोट बिल्कुल सेफ आता है मेल इन वोट। तो ये एक बात कही जा रही है, तो ये एक न्यूज़ में रहा था। तो एग्जाम में आ सकता है वोट बाय मेल क्या होता है, मेल इन वोट क्या होता है, वोट फ्रॉम होम का क्या होता है और ये किस कंट्री में किया जा रहा है, या ये जो है यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सी टर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। एक तो 30 तालिबान प्रिजनर जो हैं वो रिलीज़ किए गए, 30 तालिबान प्रिजनर वो रिलीज़ किए गए फ्री ड्यूरिंग सीज फायर। तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में 1979-80 की बात करें तो यहाँ से रशिया से बहुत सारी फोर्सेस जो हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में एंटर कर गई थी। तो एक कैंपेन चला था, बहुत सारी कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने कैंपेन चलाया था कि मुस्लिम लैंड में ये नॉन मुस्लिम जो एंटर कर गए हैं इन्हें वहाँ से वापस खदेड़ना है। एक तरीके का जिहाद डिक्लेयर किया था, अल कायदा हो या तालिबान हो या अलग अलग ग्रुप थे बहुत सारे, ठीक है। फिर 1989-90 तक अफगानिस्तान की फोर्सेस वापस चलेगी। तो उसके बाद वहाँ पर अफगानिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो पावर स्ट्रगल हुआ कि अफगानिस्तान किसके कंट्रोल में रहेगा। तो तालिबान उभर के सामने आया और अगर मैं बात करूँ 1996 से 2001 तक तालिबान का रूल रहा। एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान रूल रहा अफगानिस्तान में। और जब यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ तो 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान में एंटर करा और वहाँ पर क्योंकि अल कायदा के सेफ हेवन्स थे, तालिबान उन्हें प्रोवाइड करता था, क्योंकि हमें पता है कि अल कायदा ओसामा बिन लादेन जिसे हेड कर रहे थे उन्होंने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करवाया था 2001 में, और जिसकी वजह से अराउंड 3000 अमेरिकन की डेथ हुई थी, 3000 लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पर उस समय, ठीक है। तो उसके बाद से तालिबान की सरकार गिर गई थी और यूएस की फोर्सेस लगातार वहाँ पर तालिबान से लड़ रही थी और सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी काबुल में, सिविलियन गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी अराउंड 54% एरिया में तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान का ज़्यादातर होल्ड अगर हम बात करें तो तालिबान का ज़्यादातर होल्ड है कांधार और क्वेटा में, ठीक है। पाकिस्तान उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में करा रहा है और सिविलियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहाँ पर अटैक्स वगैरह करवा रहा है। तो क्लैशेस चल रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट काबुल और ये इधर कांधार क्वेटा, इस तरह पूरा तालिबान फैला हुआ है।
और यूएस को भी ये समझ में आया है कि तालिबान को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हिली एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो वहाँ पर तालिबान को हराना इतना आसान नहीं है, और लोगों का भी सपोर्ट है वहाँ पर उन एरियाज में तालिबान को, तो बहुत मुश्किल हो रहा है तालिबान को हराने में। तो थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी समझ आई होगी। अब जो है ईद के टाइम पे, जैसे आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बकरा ईद थी, तो 3 दिन का एक सीज फायर तालिबान ने डिक्लेयर करा था वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके साथ। तो सीज फायर एग्रीमेंट में क्या था कि ना तो ये वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके ऊपर अटैक करेंगे, वहाँ के ऑफिसर्स को, और ना जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तालिबान को अटैक करेंगे। और बहुत सारे जो तालिबान के जो लोग थे वो काबुल या सिविलियन गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की, वहाँ की जेल में बंद थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको एक तो पता होनी चाहिए थोड़ा सा तालिबान के बारे में। तो वही समझते हैं थोड़ा सा क्या है। तो अफगानिस्तान वॉज अंडर तालिबान रूल ड्यूरिंग 1996 टू 2001, 5 साल तक रहा। उसके बाद अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था, यूएस ने अटैक करा था अफगानिस्तान में 2001 में, क्योंकि यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक था, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। उसके बाद से तालिबान की सरकार गिर गई थी, सिविलियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है वहाँ पर। और फरवरी 2020 में यूएस ने एक डील भी साइन करी थी तालिबान के साथ। क्यों साइन करी थी? क्योंकि यूएस को एक चीज़ समझ में आई, तालिबान को हराना इतना आसान नहीं है, और यूएस ने कहा था कि हम अपने जो फोर्सेज हैं यहाँ से पूरा विड्रॉल करेंगे, ठीक है, और ताकि पीस यहाँ पर हो जाए अफगानिस्तान में, ठीक है। और ये आपको एक पता होना चाहिए कि तालिबान अभी भी कंट्रोल करता है आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान में। तो ये एक हिस्ट्री है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ थी कि 300 तालिबान जो प्रिजनर्स थे वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट ने छोड़े, क्योंकि ईद के टाइम पर वहाँ पर 3 दिन का सीज फायर था। कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन पावर ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट के पास रहे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा 15 लोगों को कैमरून में, नाइजीरिया में बोको हरम ने अटैक करके मार दिया। आपको ये पता होना चाहिए बोको हरम दुनिया का सबसे खतरनाक, आईएस से भी डेंजरस, जो ह्यूमन राइट्स मतलब कुछ नहीं देखता, छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ता है, लड़की छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ता है। तो सबसे डेडलीस्ट मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता है नाइजीरिया में। अलग अलग एग्जाम में आया है बोको हरम के बारे में। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, और हजारों लोगों को ये मार चुके हैं बोको हरम। और बोको हरम का मतलब क्या है कि वेस्टर्न एजुकेशन हराम है। बेसिकली ये इनका कहना ये है कि वेस्टर्न एजुकेशन को ये बोल रहे हैं हराम है, वेस्टर्न एजुकेशन हराम है। तो जो भी इंग्लिश स्कूल में जाता है वहाँ पर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर कुछ क्रिश्चियंस जो स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। और 2014 की बात करें तो 2014 में चिबूक में बोको हरम ने अराउंड 274 जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको किडनैप कर दिया, उनको स्लेव बना दिया, ठीक है, उनको स्लेव बना दिया, और उनको यूज़ करते थे इन गर्ल्स को। तो छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा बोको हरम ने, उनको वाइफ मैरिज करते थे अपने फाइटर्स के साथ उनकी। तो ये सब हुआ है। और गर्ल्स को सेव करने के लिए कैंपेन भी चलाई गई थी यूएस और यूरोप की कंट्रीज़ ने कि उन गर्ल्स को बचाना है बोको हरम से। तो धीरे धीरे करके कुछ लड़कियां वहाँ से भागकर भी आई थी और कुछ लड़कियां वहाँ से रिलीज़ भी की गई थी। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। आपको एक तो पता होना चाहिए बोको हरम कहाँ है, नाइजीरिया में, और डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बोको हरम का मीनिंग क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन हराम है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये लगातार न्यूज़ में रहा है और आपको पता होगा इसका मीनिंग। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये कहा गया कि जो 6 रिलीजन है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, इन 3 कंट्री से, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा और पाकिस्तान से, 2014 से पहले जो भी इंडिया में एंटर कर चुके हैं उनको सिटीजनशिप काफ़ी इजीली दी जाएगी। इससे पहले क्या था कि इन लोगों को सिटीजनशिप देना काफ़ी मुश्किल होता था, वो 11 और 12 साल का प्रोसेस होता था। तो 5 और 6 साल का प्रोसेस कर दिया, 1 साल का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो 6 साल में ही इनको सिटीजनशिप दी जाएगी जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर कर चुके हैं। और ओरिजिनली हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। इसमें 5 तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है और 3 तरीके से सिटीजनशिप छोड़ी जा सकती है।
तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली इसमें मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं है, इसी को लेकर कंट्रोवर्सी रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना ये है, हमने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो भी अटैक होते हैं या परेशान किया जाता है, इस वजह से माइनॉरिटीज़ वहाँ से भाग कर आए हैं। ये वाले जो रिलीजन है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, ये लोग भाग कर यहाँ पर आ गए। किस वजह से भाग कर आए हैं? क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है बाय लॉ भी और वैसे भी, ठीक है। तो इनको सिटीजनशिप बहुत इजीली दी जाएगी क्योंकि वो जाएंगे कहाँ, वहाँ पर तो वो रह नहीं सकते, रिलीजन की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ये हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का जो कानून था उसमें किया गया। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। और लगातार कांग्रेस या बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी है, वोट बैंक के लिए भी कह सकते हैं कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।